हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर में अब हम लास्ट टर्म तक आ चुके हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है फ्रीऑन। फ्रीऑन क्या होता है? व्हाट इज़ द फ्रीऑन गैस? फ्रीऑन गैस इज also known as CFC and the full form of CFC is chlorofluorocarbon gas. क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन्स आर नॉन एज फ्रीऑन। When chlorine and fluorine atoms are attached with carbon atom, then form a compound is called CFC, chlorofluorocarbon or freon gas. This gas synthesized by treating of carbon tetrachloride with hydrogen fluoride in presence of SbCl5 catalyst. And this gas is several types like freon 11, freon 12, freon 1112, freon 111, freon 114. Several types of freon gas. This gas is also used in air conditions and fridge as a conditioner, and also aerosol sprayed about. This gas depleted the ozone layer. You know about ozone layer. This layer protect us the ultraviolet rays, radiations of sun. This layer is depleted by freon gas, because when freon dissociate, then produce free radical as chlorine. This chlorine free radical react with ozone gas and decompose ozone into nascent oxygen and oxygen gas. तो हम बात कर रहे हैं बेटा आज फ्रीऑन गैस के बारे में। फ्रीऑन गैस क्या होती है? पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम फ्रीऑन गैस बोलते हैं। और फ्रीऑन गैस को बनाने के लिए आप कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन एटम्स को अटैच करते हो तो CFC फॉर्म होता है। और CFC को फॉर्म करने के लिए आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो SbCl5 की प्रेजेंस में, तो आपको CFC ऑब्टेन होता है। CFC जो होता है वो कई टाइप की होती है। CFC को क्या बोला है हमने? फ्रीऑन बोला है। फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 111, फ्रीऑन 112, फ्रीऑन 114, ये फ्रीऑन गैस होती है। फ्रीऑन गैस का यूज़ आपको पता ही है कहाँ पर करते हैं? AC, फ्रिज, एरोसोल स्प्रे। और फ्रीऑन गैस जो होती है ये आपकी ओजोन लेयर, जो हमारी अर्थ की प्रोटेक्टिव लेयर है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, उसको डिप्लीट करती है, उसको नष्ट करती है, डैमेज करती है उसको। क्योंकि फ्रीऑन गैस जो होती है ना, ये बहुत ही इनएक्टिव गैस होती है। ये इनएक्टिव गैस यहाँ पर किसी से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब ये फ्रीऑन गैस ऊपर उठती है तो हायर टेम्परेचर पर, बहुत ही हायर टेम्परेचर पर ये एक्टिव हो जाती है और अपने अंदर से क्लोरीन फ्री रेडिकल को रिलीज करती है। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है और अल्ट्रावायलेट रेज जो रेडिएशन है वो आपकी अर्थ पर डायरेक्ट आती जाती हैं, जिससे आपके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और डिफरेंट टाइप की डिजीजेज आप जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल बीइंग्स हैं उनकी बॉडी के अंदर उत्पन्न होती हैं। और यहाँ पर जो प्लांटेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। आपका जो सीजन साइकिल होता है जिसको बोलते हैं हम ऋतु चक्र, ये
डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं फ्रीऑन के, और फ्रीऑन के बारे में हमने जो आपको बताया वो अब हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीऑन क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ बेटा, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन्स आर नॉन एज फ्रीऑन। फ्रीऑन किसको बोलेंगे? पॉलीक्लोरोफ्लोरो जो एल्केन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रीऑन बोलते हैं। अब क्लोरीन और फ्लोरीन को अटैच कर दो किसके साथ? कार्बन के साथ। तो यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ, व्हेन क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड विद कार्बन एटम, then formed a compound is called फ्रीऑन, जिसको क्या बोलोगे आप? फ्रीऑन, ठीक है ना। और इसको और क्या बोल सकते हो आप? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन। और इसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं, फ्रीऑन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो इसको? CFC। तो CFC जो होता है वो फ्रीऑन ही होता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। अब इसका आप सिंथेसिस कैसे करोगे, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ फ्रीऑन कैसे बनावे हम फ्रीऑन को? फ्रीऑन को ऑब्टेन करने के लिए मैंने अभी आपको बोला था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। कार्बन टेट्रा को ट्रीट करना है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? SbCl5 की प्रेजेंस में। तो आपको कौन ऑब्टेन होने वाला है? फ्रीऑन गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन एंड एथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स can be prepared by the reaction of HF हाइड्रोजन फ्लोराइड किसके साथ? कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन करानी है आपको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करा दो, या फिर आप हेक्साक्लोरोएथेन के साथ करा दो। कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेक्साक्लोरोएथेन किसकी प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ SbCl5, ठीक है ना। तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? फ्रीऑन। तो देखो कराओ रिएक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HF इक्वल टू SbCl5 की प्रेजेंस ले ली। अब आपको यहाँ पर एक HCl निकाल देना है, और आप यहाँ पर क्या फॉर्म कर दोगे? CCl3F। एक HCl निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, और इसमें से एक Cl को निकाल दो, तो CCl3F। कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन प्लस HCl, और ये आपके पास
क्या बन गया? फ्रीऑन 11। क्या बन गया? फ्रीऑन 11। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रीऑन 11। ठीक है ना? फ्रीऑन 11। अब देखते हैं, अगर आप इस फ्रीऑन 11 को अगेन रिएक्ट करा दो, फ्रीऑन 11 अगर अगेन रिएक्ट कर जाता है HF के साथ SbCl5 के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पर फ्रीऑन 12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक HCl और निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? CCl2F2। इसको क्या बोलोगे आप? फ्रीऑन 12। ठीक है ना? प्लस HCl। ओके। अब अगर यहाँ पर मैं रिएक्शन कराऊँ C2Cl6 की, इसको क्या बोलोगे? हेक्सा क्लोरोएथेन। क्लोरो कितने हैं? हेक्सा क्लोरोएथेन। 2 कार्बन है ना, या हमारा एथेन कह रहे हैं। इसके साथ रिएक्शन करा दो आप, किसकी? HF की। किसकी प्रेजेंस में? SbCl5 के प्रेजेंस में। भाई दोनों चीज़ें ली थी ना, या तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो या फिर हेक्सा क्लोरोएथेन ले लो। तो एक रिएक्शन देख लें हम किसके साथ? हेक्सा क्लोरोएथेन के साथ। तो यहाँ पर हम आपको, यहाँ पर जो कंपाउंड हमको ऑब्टेन होने वाला है वो है हमारे पास C2Cl4F2 C2Cl4F2 प्लस HCl। तो देखो यहाँ से कितने क्लोरीन निकले? 2 क्लोरीन निकले। तो 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? और ये आपके पास ऑब्टेन हो गया फ्रीऑन 114। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ही बता देता हूँ। ये वाला है ना, इसका कंपाउंड का नेम ये लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? फ्रीऑन 12। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बेटा मैं कि इस फ्रीऑन का नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। तो आप सीधम सट ध्यान रखेंगे फ्रीऑन का नोमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है ना? आप सीधम सट इतना ध्यान रखिए कि कोई भी फ्रीऑन का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, और फ्रीऑन के फॉर्मूले में आपके पास कार्बन एटम होगा, क्लोरीन एटम होगा और फ्लोरीन एटम होगा। 3 एटम होंगे ना? ये 3 एटम आपके पास वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम को तो हम मानते हैं, इसको मैं X मान लूँ और इसको Y मान सकते हैं, इसको Z मान सकते हैं ना। तो कार्बन एटम को तो लेते हैं हम 1 से कम C-1। कार्बन एटम को तो लेते हैं हम 1 से कम। और क्लोरीन एटम में जो Y जिसको माना है, इसको ऑलवेज 1 मान लेना, ऑलवेज 1। और फ्लोरीन की बात करें तो फॉर्मूला के अंदर जितने फ्लोरीन प्रेजेंट हैं, फॉर्मूला में जितने फ्लोरीन प्रेजेंट हैं उतनी संख्या लिख दो, वही संख्या लिखनी है तुमको। ठीक है ना? अब देखो मैं यहाँ पर सूत्र बनाऊं, जैसे CCl3F, इसका नाम बताना है मेरे को। तो देखो कार्बन की नंबर तो आपको 1 से कम लेनी है। अब यहाँ पर 1 कार्बन है। अब अगर 1 कार्बन में 1 से कम संख्या लेंगे तो 0 आवेगी, और 0 के काज हम यहाँ कछुई नहीं लिखेंगे ना। और क्लोरीन को ऑलवेज क्या लिखना है हमको? 1, चाहे या क्लोरीन की कितने को संख्या है सूत्र में, लेकिन इसको आपको ऑलवेज 1 मानना है क्लोरीन को, और कार्बन को 1 से कम मानना है। अगर 1 कार्बन है तो कार्बन 0 हो जाएगा, तो 0 हम यहाँ लिखेंगे नहीं। चाहे मैं एक बार लिख रहा हूँ, देखो कार्बन 0, क्लोरीन को ऑलवेज 1 मानना है, और फ्लोरीन कितने के बेटा? 1। अब 0 को आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया? 11। तो इसको आप क्या बोलोगे? फ्रीऑन 11। क्या बोलोगे इसको? फ्रीऑन 11। अब देखो अगर CCl2F2 ये आ गया आपके पास, ये वाला फॉर्मूला, तो या को नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? कार्बन वही 1 है, तो या 1 से कम मानेंगे तो 0 हो जाएगा।
कार्बन 0 है। क्लोरीन को आपको क्या मानना है? ऑलवेज 1 मानना है, 1 लिख दियो। और फ्लोरीन के कितने एटम है? 2, तो यहाँ 2 लिख दो। तो यह फॉर्मूला का है 0 अगर हटा देंगे तो हम फ्रीऑन 12। समझ में आ रही है ना बात? अब अगर मैं फॉर्मूला लाऊं यहाँ C2Cl4F2, इसका नोमेनक्लेचर करना है आपको। अब देखो कार्बन 1 से कम लेना है तो 2 है, तो 2 में से 1 घटा दो भाई, कार्बन C-1 है ना, तो कार्बन C कितने कहेंगे? 2 में से 1 घटा दियो तो कार्बन कितने रहेगो? 1। क्लोरीन को ऑलवेज कितना लेना है? 1। फ्लोरीन कितने के बेटा यहाँ? 2। किसका सूत्र हो गया बताओ? बताओ। फ्रीऑन 112। किसका सूत्र हो जाता है? फ्रीऑन 112। समझ में आ रही है बात? इस तरह से आप लोग यहाँ पर आराम से, ये मैं 112 लिखना चाहिए मेरे को यहाँ, फ्रीऑन 112। अब अगर दूसरी फ्रीऑन की और एक फ्रीऑन की देख ले, देखो C2F4Cl2, एक फ्रीऑन ये है C2F4Cl2। या में तुम चक्कर मत पड़ियो, Cl यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ये दोनों जो एटम है ना, ये आगे पीछे हो सकते हैं। फ्लोरीन यहाँ आ सकता है, क्लोरीन यहाँ आ सकता है। अब यह को नोमेनक्लेचर करें तो कार्बन 1 से कम 1 है गो। क्लोरीन दूसरे नंबर पर कौन लिखना है? क्लोरीन को ऑलवेज क्या मानना है? 1। फ्लोरीन कितने के हैं? 14। 4 हैं तो ये कितने कहेगो? 114। तो यह नाम का आएगा फ्रीऑन 114। नोमेनक्लेचर समझ में आ रहा है ना? आराम से देख लो बेटा। कार्बन परमाणु को तो आपको 1 से कम लेना है। अगर एक ही कार्बन परमाणु है तो वो 0 हो जाएगा, समझ गए? और 0 है हम नाम लिखते समय लिखेंगे नहीं। क्लोरीन को हमेशा आपको 1 परमाणु मानना है, चाहे यहाँ पर संख्या कितनी भी दिखाई दे तुमको, यहाँ पर कितनी भी संख्या दिखाई दे, लेकिन क्लोरीन को हमेशा क्या मानना है? 1। और सूत्र के अंदर जितने भी फ्लोरीन दे रखे हैं उन फ्लोरीन की संख्या को ज्यों के त्यों लिख देना है। और आपका क्रम क्या रहेगा? पहले कार्बन को लिखना है, फिर क्लोरीन को लिखना है, फिर फ्लोरीन को लिखना है। ये वाला क्रम रखना है आपको सूत्र लिखते समय, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख रहा था X/Z। बाई क्लोरीन को माना है, Z फ्लोरीन को माना है, X कार्बन को माना है। भले ही अब देखो यहाँ पे सूत्र में फ्लोरीन पहले दे रखी है और क्लोरीन पीछे दे रखी है। आगे बात समझ में? तो ऐसा नहीं करना है हमको कि कार्बन तो 1 है गो, फ्लोरीन 4 है गो, क्लोरीन को 1 माना तो 141 है गो। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। क्योंकि फॉर्मूला लिखते समय और फॉर्मूला का नाम लिखते समय आप लोगों को फ्रीऑन का क्लोरीन को दूसरे नंबर पर रखना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे आपको यूँ दे दिया जाए कि साहब फ्रीऑन 113, इसका फॉर्मूला लिखिए। फ्रीऑन 113 को फॉर्मूला लिखना है तो देखो, 1 कौन है? कार्बन 1 से कम लियो ना तुमने, तो आपका कार्बन तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। और क्लोरीन ऑलवेज कितना होता है? 1 मानते हैं ना, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है ना। अब फ्लोरीन कितने हो जाए कर लें बेटा आपको? 3। सीधे सीधे ऐसे लिख दिए। अब देखो कितने क्लोरीन लेने चाहिए वो, यहाँ कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन परमाणुओं को आपको सेटिस्फाइड करना है। 2 कार्बन एटम्स की 6 संयोजकता है गई। 6 संयोजकता में थे 3 संयोजकता तो संतुष्ट कर दें फ्लोरीन ने, और 3 अन्य कौन कर देगो? क्लोरीन। तो C2Cl3F3, ये फॉर्मूला किसका हो गया? फ्रीऑन 113 का। तो इस तरह से अगर नाम लिखा आ जाए तो नाम से तुम फॉर्मूला बना सकें, और अगर फॉर्मूला लिखे आ रहा है तो फॉर्मूला से तुम बाको नाम लिख सकें। सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर आपको कोई भी परेशानी ऐसी लगती है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हमारी समझ में तो ये चीज़ नहीं आ रही है, कैसे नाम लिख दिया, किस तरह से फार्मूला बना दिया या किस तरह से फार्मूले से नोमेनक्लेचर कर दिया, मुझे बोलना आप, मैं एक बार आपको और समझा दूंगा इसको, ठीक है ना। आप फिलहाल इसको ठीक से देख लो, मैं रिवाइज कर रहा हूँ फिर से। आप जब भी फ्रीऑन गैस का नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपके जो एटम्स का सिस्टम है वो ये रहेगा, पहले कार्बन को लिखना है, फिर क्लोरीन की नंबर लिखनी है, फिर फ्लोरीन की लिखनी है, ठीक है ना। CFC जो फ्रीऑन गैस है उसके लिए आपको पहले कार्बन की संख्या लिखनी, फिर क्लोरीन की लिखनी, फिर फ्लोरीन की लिखनी। इसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है उसको 1 से कम माना जाता है और फ्लोरीन की संख्या चाहे सूत्र में कितने को दे रखिए लेकिन उसको ऑलवेज 1 माना जाता है। और फॉर्मूला लिखते समय जितेक फ्लोरीन सूत्र के अंदर उपस्थित हैं बितेक की बितेक जो कि त्यों लिख दी जाएंगी। अगर 1 कार्बन परमाणु है तो बाकी संख्या, अब 1 में तो 1 चले जाओगे तो क्या बचेगी 0, तो ये 0 हो गया कार्बन परमाणु। और दूसरे नंबर पर कौन, क्लोरीन है, क्लोरीन को ऑलवेज क्या मानना है आपको 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब यह सूत्र में फ्लोरीन क्या है कि 1 ही तो थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब सूत्र में आपको 0 शो नहीं करना है तो इसका नाम क्या बन गया, फ्रीऑन 11 बन गया। या में कार्बन 2 हैं तो C-1 लिखना है आपको, तो 2 में तो 1 चलेगा तो कितने बच गए, 1 बच गो। क्लोरीन ऑलवेज 1 लेना है, फ्लोरीन आपके पास कितने के 2, तो 2 लिख दिया मैंने, तो ये फ्रीऑन 112 है गो। समझ में आ गई। अब फ्रीऑन 113 लिख के मैंने बाको सूत्र निकाले हुए हैं, तो हमने ध्यान का रखना, कार्बन का है C-1 है ना, 1 से कम माने हो ना हमने, तो 1 उत्तर कब आवेगा, जब कार्बन 2 मानेंगे, 2 में तो 1 जाओगे जब 1 बचेगा, तो कार्बन यहाँ के कितने होने चाहिए 2, और फ्लोरीन कितने होने चाहिए 3। अब फ्लोरीन 3 है और कार्बन 2 है, तो हमने देखो ये 2 तो कार्बन आ गए और या तो 3 क्लोरीन जुड़ गए, चलो मैं यहीं जोड़ दूँ 3 क्लोरीन ने, ये जुड़ गए 3 क्लोरीन, ठीक है ना। अब या कार्बन थे कितने फ्लोरीन बचे, 3 फ्लोरीन बचे, 3 फ्लोरीन हते, तो क्लोरीन कितने जुड़नी चाहिए 3, इसलिए यहाँ पर मैंने कितने ले लियो CCl3। तो आपको इस तरह से ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा। तो आप सूत्र से नाम बना रहे हो, नाम से सूत्र बना रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो फ्रीऑन के लिए। तो ये फ्रीऑन का नोमेनक्लेचर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको समझने की कोशिश करो और नोट करो बेटा किस तरह से फ्रीऑन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रीऑन ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, हेक्साक्लोरोएथेन से कौन सी फ्रीऑन मिलती है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड से कौन सी फ्रीऑन मिलती है, और फ्रीऑन 11 से कौन सी फ्रीऑन मिलती है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो आप इनको नोट करिए फटाफट से। अब देखो बात करते हैं, फ्रीऑन जो गैस होती है वो बहुत ही स्टेबल होती है क्योंकि ये इनर्ट होती है। तो देखो फ्रीऑन इज ए इनर्ट गैस, फ्रीऑन इज ए हाईली इनर्ट एंड highly stable even at high temperature and pressure. Temperature and pressure, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। फ्रीऑन जो होती है वो बहुत ही अक्रिय गैस होती है, बहुत ही इनर्ट होती है, और ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर भी क्या रहती है, स्टेबल रहती है, यानी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो फिर ये आपकी ओजोन को कैसे नुकसान पहुंचाती है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ओजोन को नुकसान पहुंचाने का कारण क्या होता है, तो देखो ओजोन को नुकसान पहुंचाने का कारण क्या होता है कि अब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रीऑन। environmental impact of
फ्रीऑन ये आपके वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो देखो, फ्रीऑन मेनली डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। नोट करेंगे, फ्रीऑन मेनली डिप्लीट्स द ओजोन। O3 होता है इसका फॉर्मूला, ओजोन लेयर। मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? ओजोन लेयर को। अगर ओजोन गैस अगर अर्थ की सरफेस पर होती तो ये बहुत ही पॉइजनस होती, लेकिन इसका 90% पार्ट कहाँ पर होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। इफ ओजोन present on surface of earth then it is poisonous. But its 90% पार्ट, लेकिन इसका 90% पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में। पार्ट इज सिचुएटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर, इज सिचुएटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर। इसका 90% पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसलिए यह आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही है। और वहाँ पर ये क्या करती है? देयर इट एक्ट एज लाइफ सेविंग गैस फॉर एस। देयर इट एक्ट एज लाइफ सेविंग गैस फॉर अस। ये हमारे लिए यहाँ पर जीवन रक्षक का काम करती है, क्योंकि ओजोन जो लेयर होती है, दिस लेयर एब्जॉर्ब्स अबाउट 95%। दिस लेयर एब्जॉर्ब्स 95% of the harmful UV radiation. Harmful UV radiation of sunlight. सूर्य के प्रकाश में जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं, उनके 95% भाग को ये एब्जॉर्ब कर लेती है एंड प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और ये एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब देखो, ये ओजोन क्या करती है? ये जो ओजोन होती है, ये ओजोन अपनी कम यानी कि लेस रिएक्टिविटी के कारण ये ट्रोपोस्फियर में नहीं रुक पाती। ड्यू टू लेस reactivity, freon persist in the troposphere and enters into the stratosphere. Due to लेस रिएक्टिविटी लिख दो, चाहे एक्सट्रीम स्टेबिलिटी लिख दो, अत्यधिक स्थायित्व या बहुत कम क्रियाशीलता। चलो मैं एक्सट्रीम स्टेबिलिटी लिख देता हूँ।
ड्यू टू एक्सट्रीम स्टेबिलिटी ऑफ फ्रियोन they persist in the troposphere and enter the stratosphere इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता यानी कि अत्यधिक इसकी स्थायित्व के कारण, मतलब बहुत कम क्रियाशीलता होती है। एक्सट्रीम स्टेबिलिटी का मतलब बहुत कम क्रियाशीलता। बहुत कम क्रियाशीलता के कारण जो फ्रियोन होती है वो ट्रोपोस्फीयर में नष्ट हुए बिना, ट्रोपोस्फीयर में नष्ट नहीं होती है कम क्रियाशीलता के कारण। कहाँ पर प्रवेश कर जाएगी? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और यहाँ पर इसका फोटोकेमिकल डिसोसिएशन होता है किसके द्वारा? हियर CFC subject to photochemical dissociation photochemical dissociation by intense UV radiation, रेडिएशन। और यहाँ पर यूवी रेडिएशन के द्वारा इसका क्या होता है? फोटोकेमिकल डिसोसिएशन हो जाता है। और ये क्या करती है? फोटोकेमिकल डिसोसिएशन होता है तो फ्री रेडिकल एंड रिलीज फ्री रेडिकल एच क्लोरीन ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल रिलीज करती है। और ये जो फ्री रेडिकल होता है क्लोरीन का, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो फ्री रेडिकल होगा ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? दिस फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या है? क्लोरीन। मैं यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बना रहा हूँ, ठीक है ना। फ्री रेडिकल क्या है? क्लोरीन। फ्री रेडिकल रिएक्ट विद ओजोन O3 एंड फॉर्म ClO विद ऑक्सीजन गैस। अब देखो CF3Cl या CClF3 कुछ भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, या फिर आप ये वाला क्लोरीन ले लो CFCl3 ले लो, ठीक है ना। CFCl3 इसका डिसोसिएशन कर दो यूवी रेज की प्रेजेंस में और ये डिसोसिएट होकर CFCl2 बना देगा, CFCl2 बना देगा। और यहाँ पर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया,
ये क्लोरीन क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है क्लोरीन का, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ओजोन के साथ। तो देखो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस ओजोन गैस, और ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ClO प्लस ऑक्सीजन गैस। क्या बना देगा, ClO प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ये जो ClO जो होता है, ये वाला ClO, ये भी क्या है, ये भी क्लोरीन का मोनोऑक्साइड है, जो भी एक फ्री रेडिकल की तरह काम करता है। इसको क्या बोलते हैं आप, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और ये भी क्या है, एक तरह का क्या बनाए, फ्री रेडिकल बनाए। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है, ये फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिएक्शन को, ये फ्री रेडिकल फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, और फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर देगा और क्लोरीन को रिलीज कर देगा। अब ये फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाली रिएक्शन करेगा, और ये फॉर्म हो जाएगा। और ये चेन रेगुलर चलती रहेगी। ये चेन क्या करेगी, रेगुलर चलती रहेगी, और रेगुलर चलती रहकर ये उस ओजोन गैस को डिप्लीट करती रहेगी, ओजोन गैस को डिप्लीट करती रहेगी। दिस चेन रिएक्शन कंटिन्यूअसली गोज ऑन। यहाँ लिख देते हैं, दिस चेन रिएक्शन कंटिन्यूअसली गोज ऑन, कंटिन्यूअसली गोज ऑन। ठीक है ना। अब देखते हैं यूजेज ऑफ फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस के क्या यूज हो सकते हैं। फ्रीऑन गैस की यूज देखते हैं। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड एज इनर्ट सॉल्वेंट। दूसरा इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस एटसेट्रा। रेफ्रिजरेटर्स एंड एसी और फ्रिज दोनों के अंदर ये रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोपेलेंट इन एरोसोल। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ propellant in aerosols। ये फ्रीऑन गैस के यूजेज होते हैं। ठीक है ना। दीज आर द 3 यूजेज ऑफ फ्रीऑन गैस। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो क्या है, देखो यूजेस आप नोट कर लेना, और यूजेस नोट करने के बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, DDT और BHC क्या होता है। DDT नेक्स्ट टॉपिक है आपका DDT को क्या बोलते हो आप, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT को फुल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, पैरा
डाइक्लोरो डाइफेनिल, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना। अब देखो डीडीटी को आप कैसे फॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। डीडीटी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं हम, इसमें क्या करते हैं हम कि क्लोरोबेंजीन और क्लोरल को रिएक्ट कराते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिखेंगे व्हेन क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल आर ट्रीटेड, चाहे चलो दूसरी तरीका से लिखें, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द ट्रीटिंग, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द ट्रीटिंग, इसका सिंथेसिस किसके द्वारा, किस किस को ट्रीट करोगे, ट्रीटिंग ए मिक्सचर ऑफ क्लोरल विद ए मिक्सचर ऑफ क्लोरल विद क्लोरोबेंजीन। क्लोरल का क्लोरल बेंजीन के साथ क्या करते हैं आप, ट्रीटमेंट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है ना। तो देखिए क्लोरोबेंजीन लो, ये क्लोरोबेंजीन हो गई आपके पास। क्लोरोबेंजीन के मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। ठीक है ना। ये क्लोरोबेंजीन हो गई। अब इस क्लोरोबेंजीन को आपको रिएक्ट कराना है किसके साथ, क्लोरल के साथ। ये इस कार्बन का हाइड्रोजन एटम होता है और ये इस कार्बन का हाइड्रोजन एटम होता है। अब क्लोरल क्या होता है, देखो क्लोरल तो होता है, वो क्या होता है, CCl3CHO। क्या होता है क्लोरल, CCl3CHO। तो देखो CHO और ये कार्बन के साथ कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 3 क्लोरीन। तो ये हो गया CCl3CHO। ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन करा दो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। देखो यहाँ से इस वाटर मॉलिक्यूल को आप रिलीज कर दो और इसको आप अटैच कर दो। इसको क्या कर देना है, हमको अटैच कर देना है। ठीक है ना। तो ये क्लोरोबेंजीन और ये दूसरी क्लोरोबेंजीन। ठीक है। और इसको अटैच करना है किसके साथ, CH। भाई पानी गया, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे दोनों क्लोरोबेंजीन, ये इस डबल बॉन्ड से CH और यहाँ क्या है, C के साथ कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन। ठीक है ना। तो देखो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, पैरा क्लोरीन और पैरा क्लोरीन, तो इसलिए पैरा पैरा डाइक्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो। ठीक है ना। 2 फेनिल हो गए, 2 बेंजीन रिंग हो गई, डाइफेनिल। ठीक है ना। टेट्राक्लोरो, 3 क्लोरीन और जुड़ रही है, टेट्राक्लोरो एथेन। एथेन के साथ कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं, 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका जो नाम हमने बनाया था वो इस तरह से बना था। इसको क्या बोलते हैं आप, DDT। तो इसको क्या बोलेंगे आप, पैरा पैरा डाई क्लोरो, पैरा पैरा डाई क्लोरो है, डाइफेनिल
डाईफेनिल है, 2 फेनिल रिंग है, ट्राईक्लोरो 3 क्लोरो है और 2 कार्बन है, तो इसलिए क्या है एथेन। और इसी को क्या बोलोगे आप DDT। इस तरह से DD को आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। DDT को फॉर्म करने के लिए क्या करना है आपको, क्लोरोबेंजीन, इसको क्या लिख दूं मैं, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है क्लोरल, ठीक है ना, क्या है क्लोरल। तो क्लोरल और क्लोरोबेंजीन को आपने ट्रीट किया है कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पर DDT ऑब्टेन हो जाता है। अब ये जो DDT होता है ये क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं आप, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में करते हैं, और आप मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ, नीचे इसके नीचे लिख ले देना, DDT इज यूज्ड, DDT इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, किसको इंसेक्ट, फॉर किलिंग और कंट्रोलिंग मॉस्किटो। मच्छर मारने के लिए और मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए, मॉस्किटोज, ठीक है ना, इसलिए इसका यूज किया जाता है। मॉस्किटोज लाइस एटसेट्रा, ये तो DDT का यूज हो गया। ये वाइट क्रिस्टलाइन होता है, लिख देते हैं, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप लोग ध्यान रख सकते हो कैसा सॉलिड होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और यूज क्या होता है, मच्छर और जो मक्खी मच्छर होते हैं उनको मारने में इसका यूज किया जाता है DDT का। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, BHC की, ठीक है ना। तो DDT को आप यहाँ से नोट कर लो, और इसके बाद बात करते हैं किसकी, BHC की। BHC क्या होता है, तो BHC के लिए BHC की फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो क्या होगा, बेंजीन, H से हेक्सा और C से क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाती है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, BHC जिसको पाउडर बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। आगे समझ में, ये बहुत ही कॉमन नेम है, और इसके कई वोकेशनल नेम भी हैं, ठीक है ना। और वोकेशनल नेम कौन कौन से हैं देखो, इट हैज़ मैनी कॉमन नेम्स लाइक, it has many common names like लिंडेन, गैमेक्सीन, इसको लिंडेन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, गैमेक्सेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गैमेक्सेन, ठीक है ना। ये 2 नाम भी इसके प्रॉपरली जाने जाते हैं। और इसका IUPAC नाम क्या है, IUPAC नाम देखेंगे, और इसको कैसे प्रिपेयर कर जाते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, इट इज
prepared by the chlorination of benzene in presence of UV radiation. UV रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में जब आप बेंजीन का क्लोरीनेशन कराते हो तो आपको क्या मिलता है? BHC मिलता है। तो देखो ये बेंजीन हो गई, इस बेंजीन का आपको क्लोरीनेशन करा देना है, UV रेडिएशन HNU सूर्य के प्रकाश में होती है, और आपको यहाँ पर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड सब के साथ एक एक क्लोरीन ऐड कर दो। ये क्या हो गया? ये तो बेंजीन हो गई और ये हेक्सा क्लोराइड हो गया। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखो इसका आयुपैक नेम देखते हैं। आयुपैक नेम में आपके जो जितने भी कार्बन एटम हैं सबके साथ कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका आयुपैक नेम हो गया। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका क्या हो गया? आयुपैक नेम हो गया। अब देखो ये जो होता है इसके अंदर बहुत से आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं और इसका यूज किस में होता है? इसका यूज, इट इज यूज्ड, नेक्स्ट लिखता हूँ BHC इज यूज्ड, एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड, इन एग्रीकल्चर फील्ड, खेतों में इसका यूज किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड, इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग हम खेतीबाड़ी में खूब करते हैं। और इसका जो गामा आइसोमर होता है, इसका गामा आइसोमर जो होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके गामा जो आइसोमर होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी इज़ हाईएस्ट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी इज साइडल एक्टिविटी इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा। जो इसके कई आइसोमर होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और थीटा, बहुत सारे 6 आइसोमर होते हैं इसके, जिनमें से गामा की बात कर रहे हैं हम। इन गामा आइसोमर, इन गामा आइसोमर, और इसको क्या बोलेंगे? गामा BHC। गामा आइसोमर को क्या बोलेंगे आप? गामा BHC। अब इसकी जो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो क्यों होती है? इन कंपेरिजन टू अदर आइसोमर, इन कंपेरिजन टू अदर आइसोमर, दूसरे आइसोमर की कंपेरिजन में। गामा आइसोमर इज कंपेरेटिवली, गामा आइसोमर इज कंपेरेटिवली, गामा आइसोमर इज कंपेरेटिवली
small, so it is small, so its penetrating power, penetrating का मतलब होता है भेदन शक्ति, पावर इज मोर, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रख सकते हो कि जो ये बीएससी होता है ना, इस बीएससी के अल्फ़ा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, नीटा, थीटा, इस तरह के 6 आइसोमर्स होते हैं, कई आइसोमर होते हैं। इन सभी आइसोमर में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव आइसोमर है वो कौन सा है? गामा बीएससी। और इसका रीजन क्या है कि यहाँ की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब इसकी भेदन शक्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हो गया बेटा बीएचसी के बारे में आपको। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, डीडीटी आपने देखा, बीएससी आपने देखा, और इस जगह पर आपका ये जो चैप्टर 10 है हैलोजन डेरिवेटिव्स का, ये फिनिश होता है, ये कंप्लीट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपके इस चैप्टर के जितने भी बुक के क्वेश्चन हैं उन बुक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कन्वर्सेशन करेंगे, चर्चा करेंगे उनको ग्रुप क्वेश्चंस की जो आपको इस चैप्टर में नहीं आए हैं। जो आपने नोट्स बनाए ना उनमें अगर कोई बुक क्वेश्चन रह गया है तो उन बुक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन लगे तो उसको मुझे बता देना, ठीक है ना। टिल देन ओके, गुड बाय।